अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, आज की क्लास का जो एजेंडा है वो है कि हमें वेव्स जो है पूरा करना है, ठीक है। और आप लोगों को टाइम बचाने के लिए मैं आप लोगों का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टॉपिक था वो मैं आप लोगों को पूरा जो है रिकॉर्डेड लिंक शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने पुराने वाले कर दिए तो इसका भी मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो मेरा रिकॉर्डेड होगा ना उसमें 17 और 18 मैंने मिला के पढ़ा है, तो आपने 17 स्किप कर देना और आप 18 पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, ठीक है। कल वाली क्लास में फिर हम थोड़ा सा स्कोर जो है बेहतर तौर पे देख लेंगे, और आज हम लोग जो है वेव निपटाएंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक रह गया है वो रिलेट करता है बच्चे वेव से। वेव्स हमें आज अच्छी तरह से डिस्कस करनी। अच्छा भाई, वेव्स के बारे से अगर बात करें तो वेव्स होती क्या है, तो दे आर द पीरियोडिक, हाँ भाई, दे आर द पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस। ये जो वेव्स हैं ये ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाती है, ठीक है ना। यानी कि इनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। अच्छा, मैं हमेशा आप बच्चों को ही कहता हूँ कि भाई पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस, हर वेव एक डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन हर डिस्टर्बेंस एक वेव नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर डिस्टर्बेंस पीरियोडिक नहीं हो सकती। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेटिव। दे आर द पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस व्हिच कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो करती क्या है? इट ट्रांसफर्स मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, जिनमें से एक होती है ये वाली वेव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना भाई। ये कौन सी वेव होती है बच्चों? ये है ट्रांसवर्स। और एक तो ये वेव होती है जिसमें कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है। ये कौन सी वेव होती है भाई? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप देखें तो इन सब में जो काम एक मर्तबा हो रहा है वो थोड़ी देर बाद दोबारा से होगा जरूर, तो ये पीरियोडिक है ना। अच्छा, इन सब में वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाती है लेकिन मास ट्रेवल नहीं कर पाता। सो इट्स कैन नॉट ट्रेवल, सॉरी, इट कैन नॉट ट्रांसफर मास। ये मास को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करवा सकती, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से वेव की बात करूं तो यार वेव्स आपके पास दो तरह की होती है, जिसमें से एक होती है, दोनों ही हमें पढ़नी है। एक होती है बच्चों प्रोग्रेसिव, और दूसरी आप सबने अपने इसमें पढ़ी हुई है, दोनों ही पढ़ी हुई है आपने। दूसरी का आपने मंगाया था एएस में, अलग से चैप्टर पढ़ा है। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? स्टैंडिंग, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? वो जो कि ट्रैवल कर जाए, ट्रैवलिंग। और जो कि ट्रैवल ना करें, जिस जगह प्रोड्यूस हो उस जगह पे रहें, यानी कि स्टेशनरी रहें, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। हाँ बेटा, आज आज स्टार्ट हुआ वेव्स, साउंड और एसएचएम मैंने पहले करा दिया था, आज मैं वेव्स कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं इनकी इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन की नहीं है, लेट सपोज हम लोग एक ट्रांसवर्स वेव कंसिडर कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है आप जानते हैं एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैंने एसएचएम में आपको रिवाइज करवाई थी। इस वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा की जगह पे आ जाता है ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मुझे जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक का चाहिए, इस जगह तक,
ठीक है, अब यहाँ तक लाजमी तौर पे वेव ने कुछ एंगल कवर कर लिया होगा इस जगह तक, ठीक है ना, यानी कि वेव जो है असल में इस तरह से एंगल बना रही होती है, ठीक है, ये वेव के एंगल्स बन रहे होते हैं, और आप जानते हैं वेव के हम सर्कुलर मोशन में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यार मुझे यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वाई पर वो चाहिए। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको निकालना चाहूँ तो मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूँ। अगर मैं ये देखूं कि भाई मेरे पास ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरी एक वेव है जिसको हम कहते हैं लैम्डा, अगर मैं उसमें से फॉर एग्जाम्पल इस ओमेगा टी जो कि एंगल है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिमेनिंग हिस्सा आ जाएगा, सही है ना। तो इस हिसाब से प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म की जाती है। अब वो ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप सपोज करें कि बेटे ये आपके पास एक वेव है, जब ये वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो पाथ होता है वो बराबर हो जाता है लैम्डा के, और इसका जो फेज होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 2 पाई के। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब हो सकता है आपने पूरी वेव पे ट्रेवल ना किया हो, आपने खाली वेव के इतने हिस्से पे ट्रेवल किया हो, तो इतने हिस्से का पाथ एक्स कहलाएगा और इतने हिस्से का जो एंगल आपने कवर किया होगा लेट्स सपोज वो थीटा कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंस थीटा अपॉन एक्स, और अगर ये पूरी कंप्लीट वेव होती है तो थीटा की जगह पे क्या आता है 2 पाई और एक्स की जगह पे क्या आता है लैम्डा, ठीक है ना भाई। लैम्डा आप जानते हैं क्या होती है, वेवलेंथ होती है, इसको अभी हम आगे चल के डिफाइन भी कर लेंगे। अब अगर मैं एक्स को यहाँ ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये आपके फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आप लोग अपने ए लेवल्स में यूज किया करते थे दो वेव्स के दरमियान का फेज डिफरेंस निकालने की, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो 2 पाई लैम्डा है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, के से, और ये बन जाता है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर क्या बताता है कि एक रोटेशन में कितना या एक लैम्डा में कितनी रोटेशन जो हुई है, ठीक है ना भाई। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये पूरा एक के एक्स है, और उसमें से अगर मैं इस ओमेगा टी को माइनस कर दूं मुझे दोनों के दरमियान का डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनती है प्रोग्रेसिव वेव की, किसके बराबर होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन ड्राइव कराने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ में आ जाए, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है ना। इसी तरह से स्टैंडिंग की भी इक्वेशन होती है लेकिन वो ड्राइव कराना जरूरी नहीं है कि वो पूछता नहीं है, ठीक है बच्चों मेरे, पक्की बात है। तो ये है वेव, ठीक है जी। अब अगर प्रोग्रेसिव वेव्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव वेव जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से एक है कौन सी वेव, ट्रांसवर्स, इसमें से एक कौन सी है लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी कौन सी है बच्चों, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में आप जानते हैं वाइब्रेशन पैरेलल होती है वेलोसिटी के, और यहाँ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में हो रही होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी हमेशा उससे 90 डिग्री पे रहती है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती है, साउंड और स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स बनती हैं, और यहाँ पे एग्जांपल कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आपके पास वाटर, ठीक है भाई। तो ये बच्चों मेरे बेसिक थ्योरी हो गई इसकी वेव्स की, कॉपी कर लो उसको। ठीक है बेटा, सर व्हाट कैन वेव्स ट्रांसफर मोमेंटम एंड एनर्जी, बस और कुछ ट्रांसफर नहीं करती। अच्छा ये बीच बीच में अगर मैं बोलते बोलते रुक जाऊं ना तो परेशान नहीं होएगा, मुझे हो रहा है बहुत शदीद नजला, तो बीच बीच में ना सांस फूलता है तो मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। डन लिख दीजिए, ठीक है, डन लिख दीजिए।
ठीक हो गया बच्चों? चलो अच्छा भाई, अब अगर हम यार वेव्स की बात करें तो वेव्स हमारे पास की दो कैटेगरीज और है, जिसमें से एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों का फर्क सिर्फ इतना सा है, इसे मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए और इसे मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भाई पैरामीटर्स। अब पैरामीटर में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है टाइम, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को करने का टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ये जो हिस्सा हुआ है, ये वाला, इसे बोलते हैं वन वाइब्रेशन। और ट्रांसवर्स की बात करें तो ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं वन वाइब्रेशन। सही है, तो इस वन वाइब्रेशन को करते हुए जो टाइम लग जाए वो टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी को अगर डिफाइन करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? दी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव्स एक जगह से पास हो, उसे कहते हैं यार क्या, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। इफ नंबर ऑफ वेव्स 1 हो जाए तो एक वाइब्रेशन आएगी और टाइम पीरियड टी के बराबर हो जाएगा। तभी रिलेशन बनता है फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट बच्चा जानता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? हर्ट्ज कहते हैं। अच्छा जी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो वेवलेंथ कहलाती है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल की वेवलेंथ ये होगी और ट्रांसवर्स की वेवलेंथ ये होगी। अच्छा, आपने इस तरह से ही पढ़ा है, एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट से एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट, एक कंसेक्यूटिव ट्रफ से दूसरा कंसेक्यूटिव ट्रफ, तो कुछ भी कर लो निकलेगी वो एक वेव। और आपने लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह से पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ वन कंप्रेशन से सेंटर ऑफ सेकंड कंप्रेशन, या सेंटर ऑफ वन रेयरफेक्शन से सेंटर ऑफ सेकंड रेयरफेक्शन, निकलेगा वो वेवलेंथ ही। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था, ये वेव है बेटा, अब ये एम्पलीट्यूड है। तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसको कहते हैं ए एन, एंटी नोड। और ये जो पॉइंट्स है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है, इन्हें कहते हैं नोड, NODE, नोड और एंटी नोड। ठीक है, अब एक बात याद रखो, एक नोड से दूसरा नोड आधे लैम्डा के डिस्टेंस को होता है, एक एंटी नोड से दूसरा एंटी नोड आधे लैम्डा के डिस्टेंस को होता है। तो नोड से नोड या एंटी नोड से एंटी नोड बराबर है लैम्डा बाय 2 के। लेकिन अगर एक एंटी नोड से एक नोड पे आए तो ये आधे का भी आधा है, आधे का भी आधा मतलब लैम्डा बाय 4। तो नोड से एंटी नोड हो या एंटी नोड से नोड हो, वो बराबर होगा लैम्डा बाय 4। तो उसको याद मैं इस तरह से कराता हूँ कि सेम से सेम तक जाओ, चाहे वो नोड से नोड हो चाहे एंटी नोड से एंटी नोड, तो लैम्डा बाय 2। लेकिन सेम से डिफरेंट तक जाओ, यानी कि नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड, तो ये क्या होगा? लैम्डा बाय 4। ठीक है ना? और उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि होता है वेव वेलोसिटी का, जिसको बराबर होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा।
चले भाई कॉपी करें, सही है ना? हाँ भाई हो गया। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A transverse wave travels with 2 meters per second while its lambda is equals to 8 meters. Find the time required by the wave. Find the time required by the wave to travel from पॉजिटिव एम्पलीट्यूड टू नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यानी कि यहां से यहां तक। समझ रहे ना मेरी बातों को? चले सॉल्व करें, शाबाश। फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ट्राई करें, आंसर बताएं। अच्छा भाई, आंसर क्या आ रहा है? किसी का 4 आ रहा है क्या? हाँ भाई, किसी का 4 आ रहा है? वन सेकेंड आ रहा है। अब देखो, जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, है ना? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे ही v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों? आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो तो एंटी नोड पर है। ठीक है, आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो तो एंटी नोड पर है, और एक एंटी नोड से एक एंटी नोड तक की जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा बाय 2। ठीक है, खत्म न्यूमेरिकल। फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स कर दो, टाइम आ जाएगा। टाइम ऊपर गया, ये बन जाएगा ये,
2, वेलोसिटी भी कितनी थी 2, 2 से 2 कटा 4, 2 से 2 कटा 2, आंसर आ गया बच्चे मेरे 2 सेकेंड। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये वाला जो काम होता है वो हो जाता है। समझ रहे मेरी बातों को? ठीक है भाई, चलो अब एक क्वेश्चन है, ऐसी पूछ लेता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ crust is 15 meter. Find the wavelength. निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। ये लिख लीजिएगा, नेक्स्ट 2010 ये वाला सवाल। भाई देखो, सेकंड से, ये सेकंड है 3 4 5, 3 वेव्स आ रही हैं, यानी कि 3 लैम्डा कवर हो चुके हैं, तो 3 लैम्डा बराबर है 15 के, तो कैंसिल किया तो आंसर आ गया 5। बिल्कुल सही जवाब। मीटर में देना तो ये भी मीटर में होगा। ठीक है, चलो भाई, अब बच्चों हम आ गए हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम है सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन की क्या कहानी है? सुपरपोजिशन आप जानते भी हैं, मैं भी आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ वेव्स। कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत सारी वेव्स आकर बच्चे मेरे मिल जाए, एडिशन ऑफ वेव्स के नाम। ठीक है, अच्छा भाई, वेव्स के एडिशन के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन, जिसको ना मैं स्मॉल वर्ड्स में DI लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, अगर तो ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन सबकी सब हो सेम, तो ये बन जाती है आइडेंटिकल। क्या बन जाती है? आइडेंटिकल वेव्स। क्या बन जाती है बच्चों मेरे? आइडेंटिकल वेव्स। ठीक है, और अगर ये आइडेंटिकल वेव्स हैं तो ये क्या करेंगी? ये करेंगी सबसे बेहतरीन काम, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। आप लोगों ने सर असनैन या सर पाशा से मेरे ख्याल से वो पढ़ लिया होगा, क्या कहते हैं अपना, अपना नेचर ऑफ लाइट पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको इंटरफेरेंस समझाई जाती है। इंटरफेरेंस क्या होती है भाई? अ प्रोसेस इन विच टू आइडेंटिकल मतलब मिलती जुलती, ट्विन वेव्स, टू आइडेंटिकल वेव्स आर सुपर इम्पोज। सुपरपोजिशन और सुपर इम्पोज एक ही होता है। सुपर इम्पोज एंड देयर रिजल्टेंट is the algebraic sum of individual waves। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। सर इज द आइडेंटिकल इज द सेम एज कोहेरेंट? हाँ एग्जैक्टली, कोहेरेंट का जो वर्ड है ना, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद, क्या कहना चाहिए, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद इन फेस। इन फेस का जो वर्ड है उससे जो है वो एसोसिएट होता है।
समझ रहे हैं? लेकिन अब बेसिकली क्या होता है, अगर हम आइडेंटिकल का वर्ड यूज करते हैं ना, तो आइडेंटिकल के वर्ड से होता ये है कि उसमें फिर फेज भी आ जाएगा, वेवलेंथ भी आ जाएगी, और अल्लाह आपका भला करे वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं अपना, एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो कोहेरेंट और आइडेंटिकल का ये बेसिकली डिफरेंस है। सर इन फेज मींस दे मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हाँ एग्जैक्टली, मतलब होता ये है यार, अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं जैसे ये सोर्स है, अब इसमें से ये वेव निकली, ये 0 डिग्री या 30 डिग्री, तो दूसरी वेव ने भी लाजमी तौर पे यहीं पे 30 बनाया होगा, तभी तो इनको मिला के वेव फ्रंट बनता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से काम जो है वो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कहानी है। अच्छा भाई, इंटरफेरेंस के हवाले से अगर तुम लोग बात करो बेटे, तो यार इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह की होती है। कौन बताएगा? कंस्ट्रक्टिव, और क्या होती है बच्चे? डिस्ट्रक्टिव, है ना? कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? जब दो कोहेरेंट वेव्स रीइंफोर्स हो जाए। ये आपकी वो मैंने वर्डिंग यूज कर ली सीआई के मार्किंग स्कीम वाली। मैं तो ये कहता हूँ कि दो वेव्स अगर आपस में एड अप हो जाए और उनका जो रिजल्टेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों वेव्स एक दूसरे से 180 डिग्री के शिफ्ट पर हो, 180 डिग्री शिफ्ट का मतलब λ/2 के शिफ्ट पर है, तो जिसका जहां पे क्रस्ट आएगा दूसरे का वहां पे ट्रफ आएगा, और जब ये मिलेंगी तो इनकी रीइंफोर्समेंट खत्म हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बच्चों मेरे डिस्ट्रक्टिव। लाइट की फॉर्म में यहाँ पे लाइट ब्राइट होगी और यहाँ पे लाइट डार्क होगी, लेकिन साउंड की फॉर्म में यहाँ पे लाउडर साउंड होगा और यहाँ पे फेंट साउंड होगा। ठीक है? अच्छा, अब आपसे मेरा एक सवाल है कि बच्चे मेरे, एक बात बताओ, अगर मैं अगर मैं ये कहूँ कि भाई इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए होता है ना, दो वेव्स का पार्ट डिफरेंस 5 है, तो ये कौन सी इंटरफेरेंस करेंगी बेटे? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव? बताओ। एक बच्चा कह रहा है कंस्ट्रक्टिव। सही है। और अगर इसी के साथ में ये कर देता 5/2, तो अब ये क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव। बिल्कुल सही जवाब, ये λ/2 का फर्क आ रहा है। सही है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है? कंस्ट्रक्टिव में क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव में क्या होती है? चलो ये कर लेते हैं सवाल। बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है? बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है? बताओ। कंस्ट्रक्टिव में एनर्जी बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है? एक बच्चा कह रहा है सर बढ़ती है, तो डिस्ट्रक्टिव में कम होनी चाहिए। अब याद रखें, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ती है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन एनर्जी दोनों के अंदर कांस्टेंट होती है। ठीक है, याद रखिए। तो आपको ये जो चीजें बड़ी हुई दिखती है ना, ये असल में बच्चे इंटेंसिटी होती है। ठीक है, याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा भाई, दूसरी चीज
अगर मिलने वाली वेव्स की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और लैम्डा सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, तो अब क्या प्रोड्यूस होगा? अब प्रोड्यूस होती है बीट्स। बीट्स क्या होती है, मैं आपको मिसाल दूं, सुने। गूंजना आवाज का कम ज्यादा होना। अब सुनो मेरी आवाज जरा, एक सेकंड। अब सुनो, आवाज में उतार चढ़ाव आ रहा है? हाँ भाई, ऐसा हो रहा था। असल में ना होता क्या है यहाँ पे, असल में होता ये है कि जब दो मिलती जुलती आवाजें एक साथ ट्रेवल करती हैं तो वो आपस में कभी कभार इंटरफेरेंस करती है। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को यहाँ। ये एक वेव है, ये एक वेव है, और ये रिजल्टेंट होगा। अब लेट सपोज ये फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और ये फ्रीक्वेंसी है लेट से 107 हर्ट्ज। सही है? तो आप देखें, जहां पे क्रस्ट आएगा वहां वेव बड़ी बनेगी, और जहां पे क्रस्ट पे ट्रफ आएगा वहां वेव छोटी बनेगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। फिर जहां पे ट्रफ आएगा वहां वेव बड़ी बनेगी, फिर छोटी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर छोटी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर छोटी बनेगी। तो ये जो चीज आपके सामने है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है कम हो जाता है, बढ़ता है कम हो जाता है, तो बच्चों मेरे इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं बीट्स। अब ये जो आवाज का बढ़ना और आवाज का कम होना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से होता है, इसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। इसको निकालने का तरीका होता है दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और मॉड ले लिया जाए, ताकि ना पॉजिटिव आंसर ही रहे, नेगेटिव आंसर ना आ जाए। अच्छा भाई, बीट्स की डेफिनेशन क्या होती है? दी सडन वेरिएशन इन दी intensities, the sudden variation in the intensities of sound is called beats. आपने अक्सर जनरेटर की आवाज सुनी होगी। जनरेटर की आवाज ना एक जैसी नहीं होती, वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही होती, ठीक है ना? तो अब जब वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही होती है, तो वो असल में क्यों हो रही होती है वो बच्चे मेरे? वो होती ही इस वजह से है कि वहां पर जो है ना दो पिस्टन होते हैं। पिस्टन समझ में आता है ना, इंजन के अंदर लगे हुए होते हैं, तो वो एक साथ चलते हैं। और जब वो यार एक साथ चलते हैं तो वो अपनी सिमिलर आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, और वो सिमिलर आवाजें जब एक साथ सुनाई दी जाती हैं तो वो बेसिकली क्या करती हैं? इंटरफेरेंस करती हैं और बीट्स प्रोड्यूस होती है। तो बीट्स इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। समझ रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब एक एमसीक्यू समझो। ह्यूमन एयर हर तरह की आवाजों में बीट्स प्रोड्यूस नहीं करता। ह्यूमन एयर से आवाजों में बीट्स तब प्रोड्यूस करेगा जब उसकी सुनने की फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज के अंदर हो। ये फेडरल बोर्ड में लिखा है और सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है 7 हर्ट्ज। तो उसका मतलब अगर दो आवाजों का डिफरेंस 6 हर्ट्ज या 7 हर्ट्ज है तो आपको बीट सुनाई देगी, वरना बीट सुनाई नहीं देगी। तो मिसाल के तौर पे अगर बेटे मैं एक ट्यूनिंग फोर्क लूं और उसको बजाऊं और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क भी साथ बजाऊं, दोनों एक की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, एक की फ्रीक्वेंसी है 105 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितने की सुनाई देगी आपको? 5 हर्ट्ज की, यानी कि आवाज 5 हर्ट्ज से बढ़ेगी और 5 हर्ट्ज से कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसी के साथ एक और ट्यूनिंग फोक मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज, तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि मुझे सिर्फ इसी की आवाज क्लियरली सुनाई देगी। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी आवाज जो है पतली होगी, बाकी दोनों की फ्रीक्वेंसी कम है तो उनकी आवाज भारी होगी। तो पतली आवाज ज्यादा जल्दी सुनाई देती है। समझ रहे बातों को मेरी? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। ये दो ट्यूनिंग फोक्स है, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। ये दूसरा ट्यूनिंग फोक है, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो आप इसकी और आपको जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो लेट सपोज है 5 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? इसकी फ्रीक्वेंसी
205 हर्ट्ज भी हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 195 हर्ट्ज भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि असल में बीट फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस का मतलब हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना, तो 5 का डिफरेंस तो उसको 205 करने पे भी आता है, 5 का डिफरेंस तो उसको 195 करने पे भी आता है। लेकिन अगर यही सवाल मैं इस तरह से पूछूं कि यार ये ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, और दूसरा जो ट्यूनिंग फोक है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वैक्स लगा दिया, ये वैक्स लगा दिया मैंने उसके ऊपर। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब मुझे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, 4 हर्ट्ज लेट्स से, तो लाजमी तौर पे ये हल्का बजेगा क्योंकि इस पे वैक्स लगा हुआ है ना, तो इसकी वाइब्रेशन कम है, तो लाजमी तौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी 196 हर्ट्ज ही होगी, 104 हर्ट्ज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो यार कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए। वैक्स वाला इस तरह समझे भाई, वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोक देखा है ना, टंग करके बजता है, उसके दो मेटल्स होते हैं ना, अगर मैंने उनको वैक्स से जोड़ दिया तो अब वो भारी हो गए, तो वो वाइब्रेट इतना जल्दी हो नहीं पाएंगे सर, कहानी है, समझ रहे बातों को। तो जब वो वाइब्रेट कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी वजह से कम वाला ऑप्शन यार लिया जाए। सही है, सही है, आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी कर लो। चलो भाई लिख लो उसको। बच्चों जरा मुझे 5 मिनट दीजिएगा।
हाँ जी आ जाए। अब बेटे हम लोग जो है आ चुके हैं इस टॉपिक पे जिसपे अगर मिलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सबका सब सेम हो, लेकिन उनकी जो ट्रेवल करने की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, तो अब जो चीज आपको मिलेगी उसका नाम होता है स्टैंडिंग वेव। और ये है आज का आखिरी टॉपिक। इसकी डेरिवेशन करनी है, न्यूमेरिकल्स करना है और काम पूरा हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव असल में एक तरह की स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी वेव्स होती हैं और ये इनका जो एनर्जी ट्रांसफर करना होता है ना बेटा, ये ट्रांसफर भी नहीं करती एनर्जी, ये सिर्फ अपनी एनर्जी साउंड वेव की फॉर्म में डेसिपेट करती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपके पास एक दीवार है, ये उसके पास एक रस्सी है, ये मैंने इसको ऊपर भेजा तो ये एक क्रस्ट बना। अब ये क्रस्ट गया दीवार से जाके टकराया, टकरा कर जब ये वापस आया तो ये ट्रफ बन गया। किसी एक पॉइंट पे ये आने वाले क्रस्ट और जाने वाले क्रस्ट ट्रफ मिलेंगे, और जहां पर भी बच्चे ये मिलेंगे वहां पर क्या शुरू हो जाएगा, वहां पर स्टैंडिंग वेव बनेगी। और स्टैंडिंग वेव बनने की वजह से वाइब्रेशन इतना तेज तेज होगी कि आपकी जो रस्सी है वो इतना तेज वाइब्रेट करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि एक ही जगह पर रस्सी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। ऐसा कभी आपने डेस्क पे रख के स्केल बजाया, ट्रर इस तरह बजता है, आवाज प्रोड्यूस होती है। और वो स्केल बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर ये लेट सपोज वो डेस्क है और आपने यहाँ रख के वो स्केल बजाया, तो स्केल एट द सेम मोमेंट ऊपर भी होगा और एट द सेम मोमेंट नीचे भी होगा, लेकिन असल में वो होता तो किसी एक जगह पे है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ऐसा होता है कि हर जगह मौजूद। वही काम यहाँ पर भी होता है, और इसको हम लोग कहते हैं कि इसने क्या बना दिया यार, लूप्स बना दिए। ठीक है, और यही लूप्स गिटार वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं और इनसे हम लोग जो है वो साउंड वेव निकालते हैं। स्टैंडिंग वेव्स को समझने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है सोनोमीटर। सोनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि स्टैंडिंग वेव्स बना के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में काम आती है। इट इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ये वेव्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में काम आती है। अच्छा, सोनोमीटर में ना, जो अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तुम लोगों को, ये होता है बच्चा सोनोमीटर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना दो ब्रिजेस होते हैं। ब्रिजेस मतलब है गिटार में तुमने देखे वो नॉट्स लगी हुई होती है रस्सी को टाइट टेंशन बढ़ाने और कम करने की नहीं है। ये हुक होता है, एक वायर जा रहा होता है और यहाँ से ना वेट अटैच कर देते हैं। अब ये वेट इसलिए अटैच किया जाता है ताकि तार खिंचा रहे। अब हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट करवाते हैं। अब इसको वाइब्रेट कराने से यहाँ पे ना स्टैंडिंग वेव्स बनती है। अच्छा, इससे हम ना किसी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, उस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके लाऊं और इस वायर से टच करूं, सही है। अच्छा, वायर की भी लेंथ वगैरह हमने इस तरह सेट करी है कि जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थी वायर ने भी वही फ्रीक्वेंसी अटेन कर ली। तो ये जो तुम लोगों का पेपर नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये याद है, ये तुम लोग देखो, अगर मैं इसको जूम इन करूं, ये पेपर नजर आ रहा है, ये पेपर, इसको कहते हैं पेपर राइडर। ये इस पे घोड़सवारी कर रहा होता है। तो जो हम लोग जानते हैं, जब रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है तो उसकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि पेपर गिर जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना इसकी लेंथ वगैरह चेंज करके एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जहां पर ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए, और इस तरीके से ये ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी गैस करने में हमारी हेल्प करता है। तो इट इज यूज टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल नहीं आते इसके, लेकिन इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू।
टी जो है वो टेंशन होती है जो कि वेट के बराबर होती है। म्यू जो है वो क्या होता है, म्यू होता है मास अपॉन लेंथ, इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये किसका मास होता है, ये स्ट्रिंग का मास होता है, और ये स्ट्रिंग की लेंथ होती है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर तुम खाली इसी फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला फिर तुम्हें खाली वेलोसिटी निकाल दे, बस ये पढ़ के जाना ताकि पूछ ले तो बताओ। लिख लो भाई। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है, कॉपी हो चुका। अच्छा जी, अब हम लोग जो है इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। एम अपॉन एल होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, एम अपॉन एल होता है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं होता, बस उस स्ट्रिंग का एक पर यूनिट लेंथ में कितना मास है ये उसको बताने में जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। अच्छा जी, अब ये जो 1/2t होता है, 1/2t 2l है, l है l। अब सुनिएगा जरा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊं कि स्टैंडिंग वेव्स आवाज आवाज प्रोड्यूस करती है, तो अभी जो आवाजें होती है ना यार, ये तीन तरह की आवाजें होती है, इनको हम तीन तरीके की डेफिनेशन से समझते हैं। जिसमें से एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास होती है हार्मोनिक्स, और एक आपके पास होती है ओवरटोन्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो हर इंस्ट्रूमेंट बजने पर आवाज नहीं करता, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद वो आवाज करना शुरू होता है, तो वो सबसे हल्की फ्रीक्वेंसी जिस पर वो सबसे पहली बार आवाज करे फंडामेंटल कहलाती है। द मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट की फंडामेंटल हमेशा सेम रहती है, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स तो आपने पढ़े हैं ए लेवल्स में, ये मल्टीपल्स होते हैं, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी f1 है तो ये क्या होंगे 2f1 3f1। अभी जो हार्मोनिक है
वो फंडामेंटल से कितने डिस्टेंस पे बना हुआ है, कितने डिफरेंस पे बना हुआ है, ये ओवरटोन बताता है। तो वन लेस देन हार्मोनिक इज कॉल्ड ओवरटोन। अभी वन लेस देन हार्मोनिक अभी समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले में समझ में आएगा। डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, अभी ये फॉर्मूले लिखो, ड्राइव करा रहा हूँ उसके। अच्छा जी, अब हम एक फिक्स सपोर्ट लेते हैं और उसमें एक रस्सी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, so what is written below overtone? The one less than harmonics, the one less than harmonics are called overtones. ठीक है, वन लेस देन हार्मोनिक्स। अच्छा जी, याद है, लेट सपोज यहां से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ है वो L है। अगर मैं सबसे हल्की फ्रीक्वेंसी चाहता हूं तो मुझे एक लूप बनाना पड़ेगा। अब देखो एक बात याद रखना, अगर आपकी रॉड जो है वो फिक्स्ड है तो नोड ही बनेंगे दोनों साइड्स पे, और अगर अनफिक्स्ड है, फ्री टू मूव है, तो एंटी नोड बनेंगे। तो देखो नोड से नोड बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो लेंथ वेवलेंथ है वो हाफ लैम्डा के बराबर होगी। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो लेंथ बराबर हो जाएगी लैम्डा बाय 2 के। लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगी, 2L के। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो होगी V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 2L। तो ये होती है बच्चों मेरे सबसे हल्की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक की जगह दो लूप्स बनाऊं तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F2। तो अब देखो ये दो लूप बन गए, एक लूप लैम्डा बाय 2 के बराबर है, तो दो लूप किसके बराबर होंगे, 2 लैम्डा बाय 2 के। तो लेंथ बराबर हो जाएगी 2 लैम्डा बाय 2 के। अब लैम्डा को 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2L अपॉन 2 के। अच्छा भाई, तो F2 बराबर हो जाएगा V अपॉन लैम्डा के। लैम्डा की जगह पे आएगा 2L अपॉन 2, ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा, ये बन जाएगा 2V अपॉन 2L। अब यार ये V अपॉन 2L अगर देखो देखा देखा लग रहा है, किसके बराबर है, F1 के। तो बच्चे मेरे ये बराबर हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू 2F1। आ गया मल्टीपल। तो ये कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये कहलाता है फर्स्ट हार्मोनिक, ये कहलाती है सेकंड हार्मोनिक। इसको फंडामेंटल नहीं कह सकते। अच्छा अगर तुम देखो तो ये जो है वो फंडामेंटल से एक के डिफरेंस के बाद है। तो अगर मैं इस 2 को एक कम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट, और ये कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब ये ओवरटोन फंडामेंटल के एक डिफरेंस के बाद प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये होता है ओवरटोन वन लेस देन हार्मोनिक। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक काम करके दिखाऊं, यहाँ पे अब 3 लूप बनेंगे। जो लैम्डा है वो बराबर हो जाएगा 2L अपॉन 3 के। जिस तरह यहाँ पे 2 के बराबर था, यहाँ पे 1 के बराबर था, तो यहाँ पे 3 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम n लूप्स की वेवलेंथ निकालें तो बराबर हो जाएगी 2L अपॉन n के। और n यहाँ पे क्या है बच्चे मेरे, नंबर ऑफ लूप्स। और इसी तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 3F1 के, तो Fn की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी NF1 के। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूलाज। अच्छा, यही स्टैंडिंग वेव ना पाइप्स में ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो बांसुरी होती है, फ्लूइड होती है, उसके अंदर भी एयर की वाइब्रेशन से ही आवाज प्रोड्यूस होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन पाइप्स। दो ऑर्गन पाइप्स होते हैं। हाँ भाई, दो तरह के ऑर्गन पाइप्स होते हैं, जिसपे से एक होता है क्लोज्ड ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड।
तरह से होता है। अब मैं तुम्हें इनको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इनके फॉर्मूले सिखा दूंगा, भाई फॉर्मूले किस तरह से बनाएंगे। क्लोज में दोनों तरफ से बंद नहीं होते, एक साइड से बंद होते हैं खाली, ये साइड बंद होती है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड्स ओपन है ना, तो दोनों जगह बनता है एंटी नोड, दोनों जगह बनता है एंटी नोड, और यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे नोड, यहाँ एक लूप ऐसा खुला डुला बनता है, सही है, दो लूप ऐसे बनते हैं और तीन लूप ऐसे बनते हैं, बना के नहीं देखने, सिर्फ देख लो ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि होता क्या है। अच्छा यहाँ पे एक लूप ऐसा बनता है, यूं दो लूप ऐसे बनेंगे मछली की तरह से, और तीन लूप ऐसे बनेंगे, ठीक है। अच्छा अगर तुम देखो तो यहाँ पे एंटी नोड है और एंटी नोड है, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो बराबर है लैम्डा बाय 2 के। तो जो ओपन पाइप होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही होता है जो कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का था। हाँ जो क्लोज पाइप है वहां पे क्या होता है, अब देखो ये आधा लूप नहीं है, ये आधे का भी आधा है, और ये एंटी नोड से नोड तक जा रहा है, तो अगर ये लेंथ एल है तो ये बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 4 के, तो ये लेंथ बराबर हो जाएगी लैम्डा बाय 4 के, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4 एल के। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो f बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा के, लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 4l। तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, वो ये होता है। अब मैं बगैर लंबी करे हुए तो मैं इसकी nth फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल देता हूँ। इसकी जो nth फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4l अपॉन 2n-1। ये फॉर्मूले का जर्नल फॉर्मूला है, इससे हर तरह की फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और इसकी जर्नल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है 2n-1 इंटू एफ। अब देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहूँ कि तुम इस क्लोज पाइप की नहीं F2 निकालो, तो देखो n की जगह पे 2 आएगा, 2 2 जा 4 -1 3f1। अगर तुम इसकी नहीं F3 निकालो तो 3 2 जा 6 6 -1 5f1। इसी तरह 4 निकालो तो 4 2 जा 8 8 -1 7f1। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे, तो उसके जो हार्मोनिक्स होते हैं ना वो हमेशा के हमेशा ऑड मल्टीपल्स होते हैं। समझे बातों को मेरी? तो यार ये होते हैं फॉर्मूला कुछ, ये आपके सामने मैंने लिख दिया, आप इसे कॉपी करें। अब अपने करना है इसके न्यूमेरिकल और टॉपिक पूरा फाइंड करना। ठीक है, अच्छा जब हो जाए तो डन है। एन है नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स।
ठीक हो गया? नंबर ऑफ लूप्स, लूप्स बेटा, लूप्स। आगे चले। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने हैं, 2-3 काम खत्म हो चुका है। वर्कशीट मैंने पहले शेयर करी है आपसे। सर डू वी हैव टू रन द डेरिवेशन? नहीं, जो बॉक्सेस के फॉर्मुलाज है ना, सिर्फ आपने उन्हें अच्छी तरह से याद करना है। डेरिवेशन तो सिर्फ आपको समझाने की नहीं कराई। मुझे समझ में नहीं आता है डायरेक्टली फॉर्मुला बताना, तो मैं डेरिवेशन हमेशा करा देता हूँ थोड़ी सी। शुरू करें? अच्छा जी, ठीक है, क्लियर है। न्यूमेरिकल ये है कि कंसिडर a string of 5 meters which is vibrating with 5 loops at 200 hertz. Find its wavelength. Find its wavelength, comma f1, comma f2, and sixth overtone. हाँ भाई, क्या निकालनी है? सिक्स्थ ओवरटोन। अब यार ये ओवरटोन, मैं तुम लोगों से कहा था ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम होती है, तो हार्मोनिक ओवरटोन से क्या होगा? एक कम होगा, एक ज्यादा होगा? ओवरटोन हार्मोनिक से कम होती है, तो हार्मोनिक ओवरटोन से क्या होगा? एक ज्यादा होगा। तो सिक्स्थ ओवरटोन का मतलब ये है सेवंथ हार्मोनिक, समझे? इसी तरह से अगर किसी जगह पे आ जाए सेवंथ ओवरटोन, तो F7 मत निकाल देना, इसका मतलब है F8। चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी है। स्ट्रिंग का सवाल है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2L/n। L कितना है? 5, N कितना है? 5। गए, वेवलेंथ आ गई 2 मीटर। अब देखो, इसमें तो खैर पूछी भी है, ना भी पूछता सबसे पहले F1 ही निकलता सबसे पहले। तो Fn इज इक्वल्स टू NF1। तो बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, ये असल में 5 लूप्स की फ्रीक्वेंसी है, तो ये कहलाएगी F5 इज इक्वल्स टू 5F1। तो F1 बराबर हो जाएगा F5 डिवाइड बाय 5 के। F5 कितना है? 200 डिवाइड बाय 5, 5 4 are 20, तो कितना बन जाएगा? 40 हर्ट्ज। अब आसान है, F2 निकालना है। 2F1, 40 का डबल कर लो, 80। F7 निकालना है, 7F1, 7 into 40, 7 4 are 28, तो ये कितना बन जाएगा? 280। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। चलो भाई, अब जरा तुम ये लोग करके देखो, तुम ये वाला करके देखो। Consider a string of 4 meters vibrating with 5 notes such
frequency is 100 hertz. Find wavelength f1, f2 and third overtone. ठीक है, चलिए शाबाश, बताएं क्या बनता है आंसर। हाँ भैया आंसर बना। हाँ बच्चों आंसर बना। अच्छा जी, ये 5 नोड्स हैं, लूप्स नहीं है, इसका मतलब अगर इनपे लूप बनाओ तो कितने लूप बनेंगे? 4। तो n की वैल्यू 4 है, तो वेवलेंथ हो जाएगी 12/4, तो दोबारा से 2 मीटर आ गया। इसी तरह से Fn इज इक्वल्स टू NF1, तो F4 इज इक्वल्स टू 4F1, तो F1 बराबर हो जाएगा F4/4 के। F4 कितना है बच्चों? 100 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा? 25 हर्ट्ज। F2 निकालोगे तो 50 हर्ट्ज। थर्ड ओवरटोन, इसका मतलब F4 ही निकालना है, तो दोबारा से कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो यार ये होती है सिंपल सी कहानी, सही है ना? अच्छा, एक बात अच्छी तरह याद रख लो, फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप होती है V/2L और फंडामेंटल ऑफ क्लोज पाइप होती है V/4L। अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 2 पलट के ऊपर आएगा और तुम्हें एक सिंपल सा रिलेशन मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ ओपन इज ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल ऑफ क्लोज। इसका मतलब पता ही चला कि ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू किससे बचे? क्लोज पाइप। ठीक है भाई, तो एट लास्ट ये चैप्टर वाइंड अप हुआ बच्चों। वर्कशीट मैंने भेजी भी है, उसके जितने भी सवाल है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एन बेटा नंबर ऑफ लूप्स है ना, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब कल का दिन बचा है। अब देखो तुम लोगों का पेपर करीब आ रहा है, अब मैं तुम लोगों पे छोड़ देता हूँ कि मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं कल 8 पढ़ा दूँ या 18 पढ़ा दूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग जो है मौजूद है, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो कल वाली क्लास लेने से बच जाओगे तो, अगर उस वीडियो को देख सकते। फिर आज हमारा ऑफिशियली फिर जो कोर्स हमारा था 5 चैप्टर्स का वो पूरा निपट जाएगा। हाँ जी, सब आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके मुझे बता दो।
ठीक है, तो हम उसकी कल जो है, एक बच्चा कह रहा था कल क्लास कर ले, बाकी सब भी जरा बता दे। क्लास कर लेते हैं ना, ठीक है। कल भी यार 3 बजे ही लूंगा इंशाल्लाह, वो भी 3 से 4:30 में ही खत्म पड़ जाएगी, तो फिर हम इस पे बात कर लेंगे, ठीक है। बस दुआ करें यार।